Behind me is an image capturing excellence in dance, and the one performing it is the one who has been the architect of the modern face of Kathak. Modern because at one point of time this dance form flourished in the temples and courtyards. To give it the elegance of the stage, we owe it to Pandit Birju Maharaj. Pandit Birju Maharaj जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये कहा जाता है दैट नेचर माने आपकी खुद की कला और नर्चर, किस ख़ानदान में आपकी पैदाइश हुई, किस तरह आपकी ट्रेनिंग हुई, उन दोनों के बीच में एक टॉस अप रहता है, या ये ज़्यादा होता है पलटा भारी या वो ज़्यादा पलटा भारी होता है। इन योर केस यू हैव बेनिफिटेड फ्रॉम बोथ एस्पेक्ट्स। आपका एक गॉड गिवन गिफ्ट है इस डांस फॉर्म के लिए, इसी डांस फॉर्म के लिए नहीं, कला के प्रति हर थिंग, और एक आपकी फैमिली का बहुत भारी इन्फ्लुएंस रहा है फॉर सेंचुरीज अक्रॉस डांस। तो सबसे पहले फैमिली की बात की जाए। ये पूरा परिवार जो है कथक की सेवा में रहा है, और विलेज से लेके और दुनिया भर के जिम्मेदारों के यहाँ गांव-गांव में ख़ास करके 7 पुश्तें बीत गई, मैं 7वां हूँ, और मेरा बेटा 8वां है, और पोती हमारी 9वीं हो गई, वो भी कर रही हैं। और इस बात की खुशी है कि जो तालीम हम लोगों को मिली है तो बहुत ही गहराई से हमारे मैं शागिर्द हूँ अपने पिताजी का, अच्छन महाराज जी का जी। और मैं शागिर्द हुआ जब मैं केवल 7 साल का था, 6.5-7 साल का, तब उन्होंने मुझे गंडा बांध दिया। गंडा बांध के अम्मा ने कहा भाई बच्चे को गंडा बांध दो, तो क्या नजराने के लिए पैसे हैं? तो बाबू ने कहा कि भाई नजराने का पैसा चाहिए, उसके बाद हम बांधेंगे। तो मुझे कहीं से 50 रुपये, कहीं 100 रुपये सब मिला के अम्मा ने इकट्ठे किए, और इकट्ठे करके कहा महाराज अब बृहस्पति आ रहा, बांध दो गंडा। मुझे मालूम तुम्हारा लड़का बड़ा अमीर हो गया है, ऐसा बोले मेरे पिताजी मुझे कह रहे बड़ा अमीर हो गया। तो अम्मा ने कहा नहीं बांध दो। फिर हमने 500 रुपये उनको दिए, और उन्होंने बड़े प्यार से मुझे गंडा बांधा और आशीर्वाद दिया। इसके अलावा उनके दिल में ये तो रहा शुरू से कि बच्चे के अंदर एक ईश्वरीय देन है, बाबा की कृपा है, बच्चे के अंदर एक टैलेंट अपने आप, मतलब क्योंकि वो जब कुछ सुनाते तो मैं कहता था मुझे भी आता है और मैं आपको सुनाऊंगा बढ़िया। कुछ कंपोजिशन मुश्किल वाली भी जब रात को सुने, कहें अम्मा कहें कि सुन लो भाई तुम्हारा लड़का ही है, तो मैं खुश होके जब बोलूँ तो कहें अरे भाई बीवी ये तो मेरा बाप पैदा हुआ ऐसे मुझे कहें, तो मैं बड़ा शर्म भी आती थी कि मुझे ऐसे कह रहे हैं। पिताजी से आपने नृत्य सीखा, और ये जो आपकी रिदम के ऊपर जो है कि आप इतने बजा सकते हैं रिदमिक इंस्ट्रूमेंट्स, उसकी तालीम भी आपने अच्छन महाराज जी से ही ली थी? ऐसा था कि हमारा एक परिवार कज़न, यानी 7वीं 6वीं पुश्त में एक भाई कज़न जो थे वो चले गए थे बनारस। राम सहाय, बलदेव सहाय, भैरव सहाय, ये सब एक परिवार रहा जो लखनऊ में मोदू खां साहब से तबला सीख कर गया, और अपने ढंग का तबला उन्होंने बजाया। उनके घर की सब बनारस में सब लोगों ने पूजा की, वहाँ की पूजा हुई है और बहुत मशहूर है। तो इसके मतलब मेरे ख़ानदान में तबला भी रहा है। चाचा जी और दोनों चाचा जी बाबू जी मेरे ख्याल गाते थे बाकायदा, तो गाना भी रहा है। चाचा जी शंभू महाराज और लच्छू महाराज बम्बई में जी। तो उन दोनों ने गाना सीखा बाकायदा, और उनके गले से ताने वगैरह इतने खूबसूरत। बेगम अख्तर भी बहुत तारीफ़ करती थी। भीमसेन जी कहें यार मेरा यार जैसी ठुमरी गाता, यानी शंभू महाराज जी, भाई बड़ी अच्छी आवाज़ है। तो मैं कहूँ अच्छा आपको ऐसे लगता है कि वो बहुत ही अच्छे बोल कहते? हाँ भाई मुझे तो लगता है। तो मैं कहूँ चाचा जी के पास उनको सुनता रहता था मैं, और जब मैं महफिल में पीछे बैठूं डर के मारे कि आगे बैठूंगा तो कुछ बोल देंगे, तो बिरजुआ कहाँ है, तो मैं पीछे से कहूँ चाचा जी मैं यहाँ बैठा हूँ। अरे तू क्या इधर आ, सामने आ। तो भाव करें, कल सुनो ये तमाशबीन जो है वाह वाह करके चले जाएंगे, तारीफ़ करके। देखना तो तुझे है, जो आगे दिखाएगा। विरासत संभालनी आपको है। तो आप देखिए बैठ के, अब हमें देखो बेटा ये अब फिर अब कभी चश्मा पहनते थे, कभी हटा के देख बेटा कहाँ नज़र जा रही, किस तरफ जा रही। ओ ठाड़े रहियो मोरे शाम,
ये ठाड़े रहियो अब करके, क्या तू देख मेरे भाव, वो क्या देखेंगे, वो तो थोड़ी देर के देखने वाले चले जाएंगे। आजकल के बच्चे होते हैं, हाँ, वो इतना तरफ उनका दिमाग रहता जी, है, जी, जी। उनको आप किस तरह मोहित करते हैं इस कला की तरफ? मैं तो समझता हूँ कि मेरे सिखाने के ढंग में एक बहुत बड़ा चेंज आया है उस ज़माने के हिसाब से। नहीं तो जैसे पहले कहते थे बेटा अभी 3 ताल साधो, 16 मात्रे पहले ही ताल दे के सीखो। मैं उनको कहता हूँ इस चक्कर में ना पड़ो, केवल तुम रिदम के ऊपर उस रिदम को समझो, 3 ताल कौन है क्या है वो बाद में समझाएंगे, टेक्निकलिटीज बाद में आएंगे, बाद में समझाएंगे, बस जाए एक बार। बस जाए, तुम उसके साथ खेलने लगोगे तो मैं कहूँगा ये खिलौना बेटा ऐसे बना है। आपने जिक्र किया है विलेज के बारे में, तो आपकी शुरुआत में विलेज में रहे थे आपके, लखनऊ और दिल्ली कैसे आना हुआ आपका? मैं ननिहाल मेरी सुल्तानपुर में है, अम्मा वहाँ की थी, बाबू हमारे लखनऊ के रहे, और उत्तर प्रदेश से लेके आप समझो बिहार होते हुए नेपाल तक हम लोगों की रिश्तेदारी रही। नेपाल महाराज के यहाँ राजन साजन भैया के जो नाना वगैरह थे वो वहाँ राज गायक रहे जी नेपाल में। राजन साजन जी तो मिश्रा जोड़ते हैं और आप महाराज कहते हैं, तो ये महाराज टाइटल है, अवार्ड है कि सरनेम है? नहीं, ऐसा है कि देखिए महाराज का 2-3 तरीके से इस्तेमाल है। जो ब्राह्मण कुल के लोग हैं उनको महाराज कहा गया कि महाराज आ गए पूजा करने। बम्बई हम गए तो वहाँ जो खाना बना रहे थे उनको कहे महाराज को भाई 2 रोटी भेजो, तो मैं घबरा गया, मैंने कहा। और महाराज राजा महाराजा जी, जो काम के महाराज हैं उनको कहा गया महाराज। सो एक इन अ वे उपाधि है, उपाधि जैसे आजकल अवार्ड्स दिए जाते हैं, नेशनल पद्मा अवार्ड्स या संगीत नाटक अकेडमी के अवार्ड्स, पुराने ज़माने की उपाधि चली आ रही है। वैसे पूरा नाम मेरा बृजमोहन नाथ मिश्रा है, बृजमोहन नाथ मिश्रा। कारण हुआ अस्पताल में पैदा हुए हम, लफरीन हॉस्पिटल लखनऊ, इसमें सब लड़कियां हुई, मैं लड़का हो गया। तो सब नेबर जो थे उन्होंने कहा भाई इनका नाम तो रखना चाहिए ब्रिज के मोहन, और तो गोपियाँ हैं जी, केवल यही लड़का है, तो इसका नाम ब्रिज के मोहन रख दो, तो ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा। आपने कहा कि आपका नाम कृष्ण जी के नाम से इन्फ्लुएंस्ड है। हाँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, तो आप तो जिंदगी भर कृष्ण जी की पूजा ही करते रहे? हाँ, क्योंकि कथक डांस तो पूरा कृष्ण। बिल्कुल, हमारे बाबा की इष्ट देव कृष्ण, मेरे भी इष्ट देव कृष्ण हैं जी, और बहुत सहज हैं। असल में राम तो राजा हो गए, शिव जी अपना तपस्या करते रहे, पर गोपियों के साथ खेलने वाला जो एक ही था। महाराज जी, आपकी ज़िंदगी के साथ तो बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स जुड़े हुए हैं, गंडाबंदी के बारे में, जन्म के बारे में। तो दिल्ली आने का आप कुछ हमें बताइए इंटरेस्टिंग। आप सीखने आए थे, सिखाने आए थे? असल में बाबू हमारे संगीत भारती में थे सन 46 उसके बाद यहाँ से वो चले गए, यहाँ झगड़ा लड़ाई की वजह से। कुछ अरसे के बाद कपिला दीदी गई वहाँ लखनऊ, अम्मा से पूछा लड़के ने कुछ सीखा? कि भाई जो महाराज ने, बाबू ने हमारी तालीम दी है वो उनको, उनकी जगह में आपको ले चलते हैं कुछ दिन के लिए, अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत कर दी तो फिर आप रुकेंगे दिल्ली। तो बस हम फिर हमको लेकर आई, और आए तो थे हम 6 महीने के लिए, लेकिन फिर मैं 4.5 साल में संगीत भारती में बड़ी मेहनत से हमने सिखाया, और उस वक़्त काफ़ी लोगों को तैयार किया। महाराज जी कहते हैं कि आपकी मदर का, अम्मा जी का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है जी। आपके ऊपर, तो उसके बारे में थोड़ा से कुछ शब्द बताइए। अम्मा से तो हमें बहुत सी ठुमरियाँ मिली, और क्योंकि वो दादी ने उनको बताई थी, दादा ने उनको सुनाया होगा, तो ठुमरियों की जितने बोल थे अच्छे बोल कायदे से, चाचा जी ने भी बताया मुझे कुछ, तो लच्छू महाराज जी ने, शंभू महाराज जी ने, पर अम्मा ने उसकी धुन भी गुनगुना के, हालांकि वो गायिका नहीं थी, लेकिन कहने बेटा हम तो ऐसे ही गुनगुना लेते हैं। मैंने कहा वैसे ही बता दीजिए। तो जब मैं गा के सुनाता था तो कहते थे हाँ ठीक गा रहे हो, ठीक गा रहे हो, तो मुझे लगा मैं सही हूँ। उसके बाद फिर भारतीय कला केंद्र, फिर कथक केंद्र, मतलब चलता रहा ज़िंदगी।
कोई देश नहीं है जहाँ पे कथक प्रैक्टिस किया जाता है और वो प्रैक्टिशनर किसी भी एज का हो आपसे प्रभावित ना हो। जी, तो बड़ी कृपा है भगवान की, क्योंकि जो सौंदर्य कथक के अंदर होना चाहिए, जो सुंदरता को हमने खोज की है, उसकी कोशिश हमारी हरदम रही है कि हमारे बाबू पुरुष होके या चाचा जी पुरुष होके इतने सुंदर, तारीफ़ क्यों होती थी, उनकी नज़रों की तारीफ़, उनके नाचने की तारीफ़, उनकी कलाइयों की तारीफ़ क्यों होती थी, ये क्यों मेरे दिमाग में बचपन से भरा रहा। मैं केवल नहीं खुश हो जाता कि मेरे पिताजी का जवाब नहीं, मेरे चाचा ना, क्यों खुश होते हैं लोग और कहते हैं महाराज सुभान अल्लाह, फिर से कहिए। वो सुभान अल्लाह वाह वाह के पीछे कुछ तो बात छिपी है, उनकी आँखों में कुछ तो बात छिपी है, उनके नाचने में, उसकी बड़ी खोज रही मुझे। तो जो पहले आपने स्टूडेंट्स तैयार किए और जो अभी आपके साथ कर रहे हैं, कि ट्रेनिंग में कोई चेंज आया है? अब सबके पास समय वैसा वाला नहीं है जो ज़िंदगी देने वाला नहीं है। चलिए हमने समझौता कर लिया कि भाई आप ज़िंदगी नहीं दे सकते, लेकिन मैं आपको इस तरीक़े से आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप थोड़ी सहज भाव से आप मेरी बात को समझ लें और अपने में कोशिश करें। और मैं पीछे पड़ जाता हूँ साहब, अगर स्टूडेंट थोड़ा भी ढीला ढाला है कुछ, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको मैं किसी तरह से, और डांस आपको ज़्यादा सुंदर बना देता है। जो भी आपको कुदरत ने बनाया है वो तो ठीक है, मगर जैसे ही आप डांस के उसके आंचल में उसको सजाते हैं, उसको सजा, तो डांस आपको सुंदरता को बढ़ाता है, आपको उम्र महसूस नहीं करने देता है कि आप कितने बड़े हैं, क्योंकि चंचल है, गति है। तो वो तो आपका ट्रीटमेंट है एक तरह से। अगर डांस अगर आप अच्छा करने लगे तो आप सदा मतलब ताज़े रहोगे। अंग संचालन पे तो आपका काम जो है वो लाजवाब है। और एक बार ही शायद आपने कुछ मुझे कहा था पहले कॉन्वर्सेशन में कि आपने शीशे के साथ बहुत काम किया, उससे लाइंस सुंदर हुई। तो यंग जो जनरेशन वाले लोग हैं उन्होंने इतना खूबसूरत डांस देखा तो अपने आप खींचे चले आते हैं। पर कथक डांस में एक कायदा भी है और खुला भी है, उसकी बैलेंस और निचोड़ जो है उसको पकड़ने के लिए कितने साल लगते हैं? क्या ये वो देन है, वो जो नेचुरल देन आपकी है कि सिखाया जा सकता है? नहीं, कहीं तक कोशिशें ऐसी होती है, पर किसी किसी में भगवान की देन होती है कि उसके अंदर ग्रेस भी और रिदम को समझने का सेंस बड़ा अच्छा होता है। किसी में ज़रा थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पर ये सब चीज़ें सीखने के लिए कभी भी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। आराम से कि हमने 4 चीज़ सीखी है, पर ऐसी सीखी है कि ऐसी मजबूत सीखी है। तो वही कहते थे कि भाई मजबूती से तुम 2 चीज़ सीख लो। जैसे बड़े पुराने उस्ताद लोग 4 राग अगर उन्होंने सीख लिया, कहने बेटा 4 रागों के अंदर तुम्हें 400 रागों का पता लग जाएगा। अगर आपने 4 हस्तक अच्छी सीख लिए कि कलाई कौन है, कोहनी कौन है, कंधा कौन है, सीना कौन है, अगर आपने समझ लिया उसकी कहानी, तो आपका पूरा नाच सज जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि हम चीज़ें इकट्ठी कर दें 15 ठो 20 ठो, ना ना, आपने 4 चीज़ समझी और उसकी नज़र में आपके सब दिखाई पड़ गया। मैंने तबला सीखा नहीं, तबला बजता है। मैंने गाना सीखा नहीं, गाना हो जाता है। और अम्मा सब मुझे ठुमरी बताई, तो पिताजी की ठुमरी सब मैं रेडियो में गाता रहूँ। आजकल तो नहीं मिल रहा है मौका, लेकिन मैं बहुत गाता रहा हूँ। और ईश्वर की कृपा से वो सब चीज़ें कुदरतन मिल जाती। जब आप रंगमंच पे आए तो पहले एक तरह का प्रेजेंटेशन होता था, अब प्रेजेंटेशन भी बदल गया। कुछ तो आपने ही बदलवाया है अपनी इन्फ्लुएंस से। तो पहले रंगमंच का टुकड़ा होता था, सलामी होती थी, अब ये सब कम दिख रहे हैं और वंदना ज़्यादा दिख रही है। तो ये कैसे चेंज आया और क्यों चेंज आया? नहीं, ऐसा था कि रंगमंच का टुकड़ा जो था शुरू में शमू महाराज जो सब लोग कहते थे, और उसको सलामी का टुकड़ा भी मैंने उर्दू ज़ुबान में यानी दरबार में वो जहाँ तत्थे ही था, तत्थे ही था, जहाँ पर फूल चढ़ रहे थे तत्थे ही करके, उस जगह पर ये हल्का सा मोड़ आया जी। अच्छा, तबले जो कथक डांसर थे शुरू में आके शुरू ही गाते थे अपने आप गाने से, सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये खुद ही गा के अब फिर ताल शुरू होता था। फिर ये हुआ कि उस गाने पे अभिनय टोटल नहीं होता था, पर हल्का हल्का था, गा के ज़्यादा था। पर मुझे लगा कि नहीं, अब तो पूरी तरह से भी हो सकता है।
तब ये वंदना का प्रवेश हो गया। जी। फिर अनेक वंदनाएं मैंने सिखाई, बनाई मैंने। शीश मुकुट कटि कांचनी, शीश मुकुट कटि कांचनी, उर बैजंती माल, उर बैजंती माल, यही बानिक मोमन बसा, यही बानिक मोमन बसा, सदा बिहारी लाल, सदा बिहारी लाल। महाराज जी, कथक के बारे में एक क्या कहूँ मैं, खुलापन का ही एग्जाम्पल है कि जिस तरह से बाकी क्लासिकल डांसेस में हमारी मुद्राएं बहुत स्ट्रॉन्ग और वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, कथक में एक क्रिएटिविटी है कि आप इशारा किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई फिक्स्ड मुद्राएं कम हैं। तो उसके बारे में आप बताएंगे, और जो हैं उनका क्या नाम है, कैसे हम बढ़ा सकते हैं, संचार कैसे किया जा सकता है मुद्राओं के साथ? मेरे ख्याल से जो जिस प्रकार से कुछ डांसों में जो उंगलियों का बहुत मजबूती से उस चीज़ को जाहिर, हाँ, बिल्कुल काफ़ी जम के होता है। हमारा जैसे घूंघट के लिए जो कोमलता होनी चाहिए कि घूंघट कपड़ा है, उसका हल्का सा पकड़ना है, उंगली के मोड़ को ऐसा जमाना नहीं, हल्का सा मोड़ है उस ऐसे मुड़ के चला है, क्योंकि वो कपड़ा सुंदर है, सुंदरी है, और उसके हाथ में नाजुकता है, और वो घूंघट खींच के लाती है या पकड़ती है या खोलती है। तो उसके अंदर जो हल्कापन है सुंदर, वो तो बना रहता। तो वो जो चीज़ें हुई हैं, इसलिए कहा जाता है कि उसमें ऐसे नहीं कहते कि भाई ये मुद्रा वो मुद्रा, नहीं भाई, इन उंगलियों से घूंघट को या बांसुरी को किस अंदाज से पकड़ना चाहिए, कितना कोमलता उस स्वरों के लिए बांसुरी पकड़ना नहीं है, बांसुरी को तलवार नहीं है, वो तलवार नहीं, बांसुरी, इतना बड़ा फ़र्क है। तो इस तरीके से मुद्राओं का जो समझाना होता है, ऐसे मुद्रा कह के तो नहीं, बल्कि लेकिन जो उसके कायदे हैं कि घूंघट इन्हीं उंगलियों से पकड़ना है, ये हम लोग समझाते हैं। नवल किशोर, नवल किशोर, झोलत 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 नवल किशोर। महाराज जी, एक सवाल मैं अक्सर पूछती हूँ, और वो ये है कि अब ज़माने घूंघट घूंघट के चले गए, वो तो म्यूजियम पीस ऑलमोस्ट बन गए हैं। तो आप जब करते हैं तो एंगल, आंख, नज़र, भ्रुकुटी सब कुछ प्ले में आती है, कम्स इनटू प्ले, यू नो। पर बच्चे जो कि घूंघट देखते नहीं हैं, वो कैसे दिखाएंगे? तो इस सवाल का दो पॉइंट मैं बनाना चाहती हूँ। तो आपने कुछ पुरानी मुद्राओं से मॉडर्न चीज़ें भी की हैं? नहीं, ऐसा है कि ये एक्चुअली क्या है कि एक तो आंचल लेके खींचना है। अब उसी को बगैर आंचल के भी वो खींचने का जो ढंग था, वो चेहरे का गिराव, हाथ का खिंचाव, गर्दन का मोड़, उसके अंदर से सच में शर्म तो है मन की और आँखों की। घूंघट वही है जो पलके भी अगर यूँ शर्म से झुक जाती हो, वो भी तो घूंघट ही है। आंखों का घूंघट हो गया, आंखों का घूंघट है। तो कहने का मतलब है कि उस सौंदर्य के साथ उस चीज़ को खींचना और खोलना जो है वो हम समझाते थे। तो उसके हिसाब से हमारे, और ये ज़रूर है कि अदब लिहाज
और पुरानी जो हम लोगों की था कि भाई मंदिर जाइए तो एक ठो रुमाल रख लेते हैं, टोपी रख लेते हैं। अदब था घूंघट, बड़ों के सामने आने के लिए हल्का सा यूँ सर ढांक के बड़ों से कैसे बात करना चाहिए, ऐसा नहीं कि नंगे सर आ गए जैसे होता अभी आजकल होता है। तो वो जो अदब था वो एक हल्का सा आंचल। हमारी अम्मा तो बुढ़ापे तक बेटवा है, बेटा है, अरे रुक जाओ रुक जाओ। मैं कहूँ अम्मा लड़का है, तो कहना ना बेटा, ये हम लोग के थोड़े शुरू से हमारा एक परंपरा, मतलब ये तो है ही। तो कहने का मतलब कि घूंघट शब्द ज़रूर है, लेकिन वो सच में मन के और अपने जो शर्मीलापन है वो जाहिर करता है। उसके लिए उसको सिंबॉलिक एक छोटा सा हाथ आता है उसके साथ है जी। महाराज जी, जब बच्चा कथक में आता है तो पहला क्या चीज़ आप उसको सिखाते हैं? अब ये सब तो बहुत एडवांस है कि घूंघट का लाइटनेस और वो सब, तो पहली चीज़ क्या सिखाई जाती है? जैसे कहते हैं कि पहले चलना सीखो। छोटे बच्चों को भी कहते हैं, हाथ छोड़ देते कि आओ बेटा गिरना नहीं, धीरे धीरे चल के आओ। फिर कभी डगमगाता, फिर उसको पकड़ के चलाते, फिर एक हाथ पकड़ के फिर उंगली छोड़ देते हैं। सो खड़ा होना और चलना से शुरुआत होती है। और वो चलना जो शब्द है ना, वो वही इसको तत्कार कहते कि तत्कार शुरू कर पहले भाई। तो सारी कहानी घुंघरू के साथ जुड़ जाती है। घुंघरू के साथ जुड़ जाती है जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो घुंघरू का क्या महत्व है, क्या क्या रोल्स घुंघरू प्ले करता है? मेरे ख्याल से घुंघरू एक जागृति का एक बहुत बड़ा नाम है कि अगर घुंघरू झनक जाते हैं तो जीवन है। हाँ, तो एक जागृति आती है। जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं, घंटा बजा देते हैं कि प्रभु हम आए हैं, प्रसाद ग्रहण करो। वो घंटा घुंघरू का रूप बन के छोटा सा पाँव में आ गया, और पाँव में आके फिर जो हमारे विचार हैं वो पाँव कहने लगते हैं। तो इस तरीके से, और अंग का भी, हस्तकों का नाम हमने नामकरण किया। कुछ तो था, पलटा था, गति थी, गत थी, पलटा था। फिर मैंने कहा इसके तो नाम थे। अभी अंग का भी मैंने नमन, मुष्टि जैसे मुद्रा कह रहे हैं वो तो बच्चों कहते हैं किस किस काम आते हैं, तो कोई कह रहा ऐसे डांटने के लिए, ऐसे के लिए, तो यूज़ तो हो रहा है हाथ। और लेकिन हम लोग सब हस्तकों के नाम रख के अंग काव्य में मैंने पूरे अंग को, पाँव के हर रखने के ढंग को भी लिखा गया। क्योंकि हम लोग घुंघरू और तत्कार का थोड़ा जिक्र आया, तो पाँव रखने के भी इतने तरीके हैं कथक में, पर किसी का नामकरण ऐसे नहीं हुआ। नहीं, नामकरण अब है और हम अपने स्टूडेंट को समझाते हैं कि ये फालतू का, वैसे सड़क पर चलने वाला नाम कहाँ रखेंगे, लेकिन कथक या खड़े होकर रखते हो पैर, तो उस वक्त पाँव के क्या क्या अंदाज है और कहाँ पर वजन पड़ रहा, कैसे पाँव उठता है, ये नाम दिया है। महाराज जी, घुंघरू जब पहन के कथक खड़े होता है और अपना जैसे जागृत होता है और शुरू हो जाते हैं घुंघरू के बाद, तो कभी कभी किसी का पैर बहुत सुरीला होता है और किसी का इतना नहीं होता है। तो क्या बात है जो कि किसी का पैर इतना सुरीला होता है कि आप आंख बंद करके भी उनका डांस देख सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि हमारे शुरू में घुंघरू के लिए कहा गया कि घुंघरू बजाओ पाँव ना पटको, एक शब्द है जी। पाँव की आवाज़ अगर आने लगी तो घुंघरू का क्या फ़ायदा है। तो घुंघरू की आवाज़ सुनाई पड़े जो आपने बांध रखे हैं, उसकी छम छम पना उसको सुनाई पड़ा, धड़ 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 आप करते हो, वो गलत है। कथक का जो सबसे कंट्रोल वाला एस्पेक्ट है, इंट्राफॉर्म क्या उसका एक हिस्सा है, वो ठाठ आता है, जहाँ पे रियली वो जो आप खड़े होने का ढंग है, जहाँ एक्चुअली वो अपना मिजाज भी बनाता है और ऑडियंस को भी खींच के एक तरह से उसके उस मिजाज में ले जाता है। सो ठाठ के बारे में आप कुछ अपने विचार ठाठ हम इसलिए बताते हैं कि एकाग्रता अपने आप को तमाम जगहों से, तमाम बाहर के वातावरण से, जहाँ से हम आए हैं कि भाई हम घर से आए, कहाँ से आए, अपने आप को सिमट के और एक जगह एकत्रित करना अपने विचारों को, अब हर हिस्से को आके लाके और खड़े हो जाना, उस चीज़ को हम ये देखते हैं कि उसके अंदर एकदम संतुलन, एकाग्र हो गए और हमारे अंदर भवों को भी सोचा, गर्दन को भी सोचा, हर चीज़ की, बॉडी के हर हिस्से को सोच के ताल का संचार धीरे धीरे पाँव से लेकर और सर तक
वो संचार करता है, रिदम। उसके बाद हम कहते हैं अब आगे शुरू करते हैं। महाराज जी, एक मेरी नज़र में लगता है कि थोड़ी मिसकंसेप्शन है। अक्सर लोग समझते हैं कि जो ठाठ का बांधना होता है वो एक्चुअली आर्टिस्ट का अपना प्रोजेक्शन होता है, और मुझे लगता है कि आर्टिस्ट इसमें केवल एक इनविजिबल पात्र है, और प्रोजेक्शन किस चीज़ का हो रहा है, वो डांस का हो रहा है। तो अक्सर डांसर जो स्पेशली यंगर डांसर जिसने इतना विचार नहीं किया है वो अपने आप को प्रोजेक्ट करने में लगा रहते हैं और डांस को कम प्रोजेक्ट करते हैं। नहीं, हम वेलकम करते हैं जी। हम तो जैसे ही खड़े होते हैं कि डांस की हर मुद्रा, हर मूड, हर सौंदर्य, तुम प्रवेश करो मेरे बॉडी के अंदर, हर हिस्सों में तुम दौड़ने लगो, तुम संचार में आ जाओ, तब मैं पहला कदम उठा लूँगा। वाह, ब्यूटीफुली, कितनी सुंदर तरीके से आपने कहा कि वेलकम कर रहे हैं डांस को अपने जीवन में। तो आमद जो शब्द है वो तो एक्चुअली डांस का आना है। फिर जैसे ही पहला स्टेप हम रखते हैं आमद, बस जैसे ही हम ता थे तत, जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं वहाँ से लगता है हाँ अब ये आमद शुरू हुई। लहरे का कितना महत्व होता है और ठेके का कितना महत्व होता है? मेरे ख्याल से लहरा एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अक्सर कहते हैं, पहले उर्दू में एक शब्द था, ज़मीन अच्छी रखते हैं वो फलाने उस्ताद, ज़मीन अच्छी रखते हैं। ज़मीन यानी कि जो बेस है, ज़मीन टाइमिंग का जो बेस है वो फलाने उस्ताद बिल्कुल एक्यूरेट रखते हैं, मतलब ज़रा सा भी हिलते नहीं, क्योंकि उस ज़मीन को जिसने कायम कर लिया और आपको उसके ऊपर उड़ना आ गया तो आप उस ज़मीन पे फिर वापस आते हो। फिर मैं आजकल की आधुनिक भाषा में कहता हूँ रनवे अगर ये ख़राब हो जाए तो उतरेगा कहाँ। आप क्या समझते हैं, किस वर्ड से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं अ गुड कथक डांसर इज अ? चौतरफा दृष्टि रखने वाला कलाकार जो है वो, उसको हम कलाकार कह सकते हैं कि ये चौतरफा दृष्टि रखकर जानता है लहरा कौन है, तबला कौन है, सितार कौन है, बांसुरी कौन है, और उसकी क्रियाओं को वो अच्छी तरीके से जानता है। और जब उस चीज़ को सबको जानता है तो हम अक्सर पढ़ंत में नहीं कहते कि हम, आप कहेंगे तो मैं पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दूंगा जी, मैं अक्सर कहता हूँ हाँ, आर्किटेक्ट तो जो मेजरमेंट है, देखिए मेजरमेंट जो है काउंटिंग जिसको कहते हैं, वो हम लोगों को तो भरी हुई है। ताल के ऊपर हम लोग कितनी महल खड़े कर देते हैं, कितने बगीचे खिला देते हैं, कितने फूल खिल जाते हैं, अनेक उलझने भी होती हैं बीच बीच में, मतलब उलझ भी जाते हैं। अब फिर वहाँ से निकल के आते धा धा ता, फिर निकल के चले आते हैं। तो अनेक चीज़ें उलझने भी हुई, उमंग भी हुई, थुंग थुंग तक थुंग थुंग तक जिगी 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 तथुंग तक देना, उसके अंदर एक ये जो पढ़ंत के साथ आप जादू क्रिएट करते हैं, पर इतने लोग पढ़ंत आवाज़ को डेवलप करना, ब्रेथ को डेवलप करना, वो पिक्चर देखना अंदर से, यू नो, हाँ वो बहुत ज़रूरी है उस चीज़ को समझना। उसके बाद फिर उस चीज़ को अंग के द्वारा दिखाओ, लेकिन उसके पहले तो पढ़ंत जो है वो सबसे बड़ा अहम हिस्सा है। और मेरे पिताजी की बड़ी तारीफ़ होती थी कि भैया परन इतनी सुंदर ढंग से पढ़ंत करते हैं कि उस तस्वीर दिख जाती है मुझे। बिल्कुल। उठान, आमद, परन जुड़ी आमद, इनमें बोलों का कैसे अंतर होता है, लुक एंड फील इसकी कैसी बदल जाती है? ऐसे आमद के शब्दों के जैसे मैंने कहा कि तात ही तत्, जो हमारे तत्कार के बोल हैं, केवल उनके बोलों को ही इस्तेमाल होता है। थे तत्ता या तात ही तत्। जैसे ही उसके अंदर धा, थोंगा, कड़धा, धान, जैसे ही वो प्रवेश कर जाता तो कहते भाई उसके अंत में ता थे तत थे एक दफ़ा जुड़ जाता, तो कहते परन जुड़ी है आमद कहा जाता है। उठान की जहाँ तक बात है, उठान शुरू में कुछ चीज़ें तबले वालों से नाम पैदा हो गया, भाई उठान ऐसी उठे कि उस्ताद का जवाब नहीं, पहले ही ऐसे उठान उठ के आए कि कमाल हो गया। तो मतलब बहुत ही खूबसूरत उठान उठे।
उस उठान का जब चर्चा होने लगी तो हमारे यहाँ हुआ कि भाई ता थे तत् को थोड़ा सा गतिशील बनाने के दिग दिग थे तथे दिग दिग थे तथे ता थे तथे थोड़ा सा उसको गति मिली जी। और उठ के सम पर आ गए, तो उसको उठान शब्द से जाना गया। लेकिन ता थे तत् आमद शब्द से जाना गया। फिर परन जुड़ी धतक थुंगा के एंड में था थे तथे, तो परन जुड़ी या। आमद। अब एक प्रकार से चयन करता है जो कथक आर्टिस्ट होता है स्टेज पे खड़े होके कि मैं शुरुआत कैसे करूँगा, मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, उसके बाद मैं किस चीज़ से उठाऊंगा अपना प्रोग्राम। सो कोई रूल है जिससे हमें, वैसे जैसे तो है। भरतनाट्यम में होता है जैसे मार्गम कहते हैं, वैसे कथक में कोई मार्गम है ना? हमारे यहाँ सदा ये कहा गया है कि वंदना की बात छोड़िए, वंदना तो एक ऐसी चीज़ है कि मन के अंदर भी हम मनन कर लेते हैं प्रभु का, तो गा के करना है वो भी चलेगा। लेकिन जैसे तबले वाला कुछ बजाता है उसी वक्त जो ध्यान होता है हमारा, ताल की वंदना तो मन में शुरू हो ही जाती है हमारे जी। कि ताल के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। आप हमें जब स्टेज के अंदर देखेंगे तो मैं अक्सर हाथ घुमाता हूँ, पाँव अपने बॉडी को खींचता हूँ और प्रवेश के पहले जी जी प्रवेश करके जैसे ही ताल शुरू होती तो हम ताल को नमन करते हैं, आए ताल मैं तुम्हारे अंदर आ रहा हूँ। तो वो पहली वंदना तो हमारी वहीं से शुरू हो जाती। अच्छा, दूसरे कि ठाठ के बाद जब इत्मीनान हो गया तो हमने पहला कदम रखा ता थे तत् का। फिर हमने कहा थोड़ा सा और हम बढ़ते हैं, तो चलो भाई एक चमक आ जाए तो परन के बोल डाल दो, था त क थोंगा, फिर उसके साथ ता थे तत्, वो भी उन्होंने दोस्ती हो गई आपस में, परन की और आमद की दोस्ती हो गई। चलो ठीक है भाई। फिर हम उसके बाद थोड़ा सा कभी तुष्र जाति को हल्का सा हमने इस्तेमाल किया, दो त्याग किया, फिर टुकड़े शुरू हो जाते हैं। टुकड़ों के अंदर अनेक रूप हैं। शंभू महाराज के अकॉर्डिंग तत्त थे त्रिधा थे ताथे जो ताथे तथे त्रिधा थे तत्त थे, ये जो कॉम्बिनेशन हुआ तो वो तो तत्कार के टुकड़े कहते थे अपने भाषा में, हम लोग कहते थे सादा टुकड़ा कर लो। फिर उसके बाद आ गया परमिलो का टुकड़ा जिसमें त्रिधा त्रिधा थे क्लान धा कतधा, एक जंप आया क्लान था तो परन का बोल, लेकिन वो टुकड़े में त्रिधा त्रिधा थे क्लान धा कद्धा परन का बोल था, त्रिधा त्रिधा थी तत्कार का बोल था। तो ये कॉम्बिनेशन को ये कहा गया कि ये क्लान जब आ गया तो शुरू में ही सलामी में ही क्लान का थोड़ा सा वो आ गया था, एक ड्रामा पैदा होता है इस बोल के साथ। हाँ, चमक आ गया जी। और कृष्ण नटवरी जी। कृष्ण का सीधा सीधा चलना नहीं था, बल्कि कृष्ण कभी कभी उछल के जाते थे, उछंग चरण धरत उछंग निरतत ढंग, तो उनका उछलना जो है ना एक वो रूप कृष्ण का रहा है। और उसके बाद फिर हम लोग टुकड़ा किए, परमिलो किया, परमिलो के अंदर अनेकों साउंड के कॉम्बिनेशन हुए, जैसे थर थर थर, ये नेचर टाइप साउंड नेचर, जी हाँ। तो थर थर ये मेंढक का जी 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 झीगुर का साउंड आया, उसको लिया। कुक्कू चिड़िया हई है, झनक झनक झन, अब ये शब्द है हमारा कि झन 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 साउंड है, झनक झनक झन झन। अब कोई बर्तन भी अगर गया झन, उसमें भी म्यूजिक आता है, उसमें म्यूजिक आता है। लिहाजा उन तमाम किसी पशु के चिड़िया के बोल आगे कहीं कुछ सब मिला जुला के एक गुठता जाता है और बढ़ता जाता है। बाकी परकशन इंस्ट्रूमेंट्स तबला पखावत छोड़ के जो बाकी हैं जिसमें आप माहिर हैं एकदम, उनका साउंड भी इंक्लूड किया गया है? हाँ हाँ बिल्कुल किया गया। ट्रेडिशनली किया है या आपने किया है? नहीं, कुछ तो परन की आवाज़ की जो बोल थे वो तो खैर हुआ, और एक परन थोड़ी सी बोलते हैं उसमें मेरे बाबा की पुरानी परन है तगन झगड़ता थे तगन। अब ये पखावा जो धाकिर तक का पखावा धेता गद 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 गिन था किटिक किटिक केड़े नग धेता मजीरा आ गया, किटिक किटिक केड़े नग धेता धुम केड़ता कथूंगा नाच तथो किट तक गदगिन, फिर से धगे के धागे दिगे नाना 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 नगाड़ा नगाड़ा आ गया। यस,
कृतकते क्लांदा कृतकते क्लांदा। तो ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के बोलों का कॉम्बिनेशन आया। और एक अपना ही म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं। हाँ। पर कितना इम्पोर्टेंट है कि जो डांसर हो वो खुद बजा भी सके। आप फिर ताल के हर बोलों को इतनी जानकारी है, इतनी जानकारी है कि आप जो फिर नाचते हैं, जिस वक्त नाचते हैं तो हर मात्रे के साथ आप दोस्ती करते हैं। ये तीसरा गया, वो पांचवा गया, ये आठवां गया, ये नवा गया, तो ज्ञान एकदम हो जाता है, फिर वो कभी गलत नहीं हो सकता। कथक में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डिजाइन्स बनते हैं लय के साथ और मात्राओं के साथ, जिसे हम यति कहते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। गौपुच्छी, पिपलिका। जी हाँ, ये 5 यतियाँ हैं और मैं तो समझता हूँ कि पूरा आर्किटेक्ट जितना दुनिया में है आजकल तो समायति पे बना हुआ है। सीधा यूँ काटो, सीधे यूँ जोड़ो, सारे फ्लैट्स वैसे बन गए। जी बिल्कुल। एक ज़माने में पुराने आर्किटेक्ट में जितने वो मेहराबें उठती थी तो कहते थे ये जो है स्रोतगता है, ऊपर से यूँ आती, नीचे चली जाती, चौड़ी हो जाती है। जी। पिपीले का अपना रेडियो स्टेशन भी थोड़ा सा घूमा हुआ ऐसे ही है। जी। ये चीटी होती ना, चीटी, हाँ। 2 धा धेट धेट धागे तीट का तगन धिकट तगन धिकट का तक दगने तक दान धा दगन धागे धा तीट धा, बीच में स्पीड जाती है। यानी जिस तरह बोलों को ढाला जाता है उससे कोई डिजाइन इमर्ज होता है। बिल्कुल 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 डिज़ाइन बनता है। और इसके अलावा जहाँ तक ताल का सवाल है, ताल ज्ञान के बाद गाने के हर ठुमरी, दादरा, भजन जो भी हो रहा वो भी ताल के साथ चलती रहती, तो उसमें डांसर को गड़बड़ नहीं होता, क्योंकि वो साथ में मेलोडी के साथ रिदम का तालमेल है। तो बड़ा फ़ायदा है अगर कोई तबला बजा ले, पखावज बजा ले, या कोई भी रिदमिक को अच्छा समझे और गाने को प्रशंसा कर सके। ना गाना गाए तो कम से कम कहे वाह वाह क्या मध्यम लगी है, समझ आनी चाहिए जी। नहीं तो आनंद कैसे लेगा। स्वर अगर उसके दिमाग में है, दिल में, तो उसके हर हाथ के अंदर, हस्तक के अंदर स्वर का आभास मेलोडी के साथ उठेगा। वो मेलोडी तो हमें दिखती है इवन जो कि प्योर डांस पीसेस होते हैं ना, जैसे परन होता है, थोड़ा लंबा भी होता है, उसमें एक ड्रामा होती है, शेप होती है। हाँ। थोड़ा सा पढ़न कर दीजिए ना किसी जहाँ पढ़न पढ़ता हूँ, एक मज़ेदार पढ़न सुनाता हूँ। और देखिए कि पुराने ज़माने की बात है कि राजाओं का मूड था कि लड़ाई का चल रहा है दूसरे राज्य से, भाई एक तोप की परन सुनाओ। अब बताइए, नाच तो कोई हो ही नहीं। पर गुणी लोगों ने उस चीज़ को भी ताल में बांध दिया। कैसे? उसकी लंबाई है कि धान धिकट धिग्गतान तक धिकट धिग्गतान, लंबाई तोप दिख। हाँ, धान धिकट धिग्गतान तक धिकट धिग्गतान, उसके पहिए धिगतकता तगने नगन धिगतकता तगने नगन, 2 पहिए, धिगतकता तगने नगन धिगतकता तगने नगन। अब फलीता जला तगने नगने नगन धिगत तगने नगने नगन धान धा। तो राजा खुश। ये भी पैटर्न है, डिजाइन है, आर्किटेक्चर है। देखे ना पूरा तोप। फरमाइशी परन इसी टाइप की होती थी कि इस तरह की थी और लय के अनुसार होती थी कि एक धा आया, धा 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 धाता धा, 1 आई, 2 आई, 3, पहले संपनी आए, सेकंड सम पे, ऐसे मतलब उस तरह के हैं तालों की उलझने हैं। पर मैं समझता हूँ कि सहज भाव से अगर आप ताल को महसूस दिखलाते हैं तो लोगों को बड़ा आराम से आनंद भी आता है और आप दिक्कत नहीं हो रही। और जबकि हम मुश्किल बात कर रहे हैं जी। देखिए, एक मैं आपको बहुत छोटी सी एक तिहाई सुनाता हूँ, जिसमें हमने जाहिर किया है कि चिड़िया की मम्मी दाना लाके बच्चे को दे रही। बहुत सिंपल बात है, हम लोग रोज़ देखते हैं, रोज़ चिड़िया आती, घोंसले में बैठे हुए बच्चे को दाना देती, फिर चली जाती, फिर लेकर आती है। गिनती है 1 2 3 4 3 4 वाई, 1 2 3 4 3 4, 1 2 3 4 5 4 5, वो मांग रहे हैं 1 2 3 4 3 4, 1 2 3 4 5 4 5, 1 2 3 4 5 6 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 1 2 3 4 3 4, 1 2 3 4 5 4 5, 1 2 3 4 5 6 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 1 2 3 4 3 4, 1 2 3 4 5 4 5, 1 2 3 4 5 6 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 है तो गिनती। बिल्कुल। और चित्र बन गया, पूरा चित्र बन गया। तो हम लोग सच बात चित्र से भी ज्यादा फिल्म बन गई।
हम लोग तो अगर सच बात ये कि हम लोग चित्रकथा हैं। कथक कहानी पढ़ो, केवल सुनो और दिखाई पड़े, वही है कथक। चित्रकथा। महाराज जी, जब गिनती और बोलों से आप चित्र बना सकते हैं, तो फिर अब टाइम आ रहा है कि हम अभिनय की बात करें, जहाँ पे तो चित्र बनना ही बनना है। जी जी बिल्कुल। सो अभिनय के बारे में मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि एक तो शब्दों का एग्जैक्ट डिपिक्शन होता है कि उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन किया, और एक उसके बीच में पदार्थक अभिनय करना और फिर संचारी करना उसके ऊपर, ये आपकी खासियत है। जी। इसके बारे में कुछ बताइए, और जो आपकी तरह बनना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, वो भी थोड़ी सी राय दे दीजिए। उनके लिए तो मैं प्रभु से कहूँगा कि जो मन से और लगन से लगे हुए हैं लोग, उनको आप आशीर्वाद दीजिए, और उनको हमारा आशीर्वाद तो रहेगा ही, ताकि वो बने। अभिनय तो जान है, प्राण है, क्योंकि प्रभु जैसे ही पैदा करता है बच्चे को, 2-3 अभिनय तो वो शुरू कर देता है। ये रोने वाला और ये वो उस शब्द नहीं जानता ये वो क्या कर रहा है, रोता है, जिद करता है, हंसता है, पर उसको ये नहीं मालूम ये तुमने क्या किया है। हंसे हो, रोए हो, जिद किया है, वो तो कुदरत सिखाता ही है। उसके बाद परिस्थिति। एक बार लुचो महाराज कह रहे थे, बाबू से अम्मा ने कहा इसको बेटे को सिखा दो जरा। अब देखो री न माने, अब दिखा रहे हैं, अब वो तो अच्छी तरह दिखा रहे हैं कि देखो री न माने श्याम। अब मैं तो छोटा, तो मैं कहूँ देखो री न माने श्याम। बीवी जरा बेटे का भाव देख लो, बहुत जोरदार कर रहा, मुझे चिढ़ा रहे हैं। तो कह लगे देखो थोड़ा बड़ा होगा, जब इसको संसार के दुख सुख उठाने की आदत हो जाएगी, तो धीरे धीरे इसके अंदर वो भाव पैदा होने लगेगा अपने आप भी। सिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे, और मन में अपने जिस तरह वो सोचता जाएगा, धीरे धीरे उसके आँखों में, हाथ में, हर भाव के लिए उसका इरादा शुरू हो जाएगा। हम लोग सिखाते ज़रूर हैं कि देखो ऐसी भावना पैदा करो, और कई बार हर शब्द के पीछे का, जैसे नौरस हमने किया था अपने आइटम में जी, तो उसको भी समझाने की कोशिश की, उसके अंदर कौन से मसल्स पे, कौन सी चीज़ों पे आपके ज़ोर पड़ता है, जिसकी वजह से कौन सा भाव पैदा होता है बॉडी के अंदर, उसके अंदर पाँव के ऊपर वज़न क्या है, पीछे क्या है। इसके अलावा गर्दन कैसे मोड़ के देखनी है, कैसे झुकेगी, इस तमाम तालीम तो देते हैं। फिर ये होता है कि उसको जो फीलिंग्स हैं, अब मैं कहता हूँ जाओ किसी की बारात देखो, देखो सब लोग खुश कैसे हो रहे हैं, तुम खुश ना होना, तुम देखना कैसे खुश हो रहे हैं, सीख लेना। किसी की मृत्यु हुई या कोई दुख देखने जाओ, तुम वहाँ रोना नहीं, देखना कि सब कैसे महसूस कर रहे हैं। हर क्षण अभिनय तुमको सीखना है, हर पूरे जीवन में। और जब वो अभिनय को आप प्रकट करें स्टेज पे, तो आप बह नहीं सकते हैं उसके साथ, उस पे सीमा लगानी होती है आर्टिस्टिक बनाने के लिए। और उसी चीज़ को हम लोग जब सजा के उस चीज़ को इकट्ठा करके लाते हैं, तो हमारी मशीन में वो ढल के, जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ वहाँ से निकलने के बाद वो अच्छे सौंदर्य के साथ पैदा होने लगती है। वही चीज़ है, लेकिन कैसे पैदा होती है अंदर से, वो जैसे उसके गुरु का आदेश होता है कि भाई कुछ तो हमारे सिखाए हुई बात करो, कुछ अपने मन से जो तुमने महसूस किया उसको सोचना शुरू कर दो, उसके बीच में पिरो दो वो। हाँ, बहुत। तो उस तरीके से हर नज़र, हर तरफ, मतलब उसमें हर चीज़ की जिम्मेदारी है। हाथ की जिम्मेदारी कहिए, कंधे की जिम्मेदारी कहिए, गर्दन की जिम्मेदारी कहिए, पलकों की जिम्मेदारी कहिए, कि अगर वो कह रहा कि तुम वहाँ, मैं जान गई वहाँ खड़े हो तुम, यहाँ ना सब देख रहे हैं, समझते हैं ना, अभी नहीं, फिर तो आपने पूरा इस गर्दन के इशारों में, पुतली के चाल से आपने सब बातें कह दी। इसको हाव शब्द कहते हैं,
जिसमें हाथ उठ जाता हो वो भाव कहलाता। तो हाव और भाव दोनों को मिला के पूरा अभिनय और है। कथक की एक पुरानी परंपरा है जिसमें आपका परिवार तो बिल्कुल ही अहेड रहा है। जी 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 बैठक का भाव, वो बहुत इतना छोटी सी जगह में इतना कुछ कहना, बहुत। ना हिलना ना जुलना। और जी हाँ, मतलब आप समझिए मटकी लेकर, अब खड़े नहीं हैं, मटकी यहाँ है और मटकी लेकर उसके अंदर चाल दिखा रहे हैं कि मटकी लेकर उसको चलना है और जीना चढ़ना है, जीने से उतरना है, सब कंट्रोल बॉडी का है सारा। एक निशब्द भाव भी है कथक में, गत भाव जिसे कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो अपने आप में एक फुल खूबसूरत फूल है। हाँ उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ हाँ, वो मूक अभिनय, जिसे मूक अभिनय कहना चाहिए कि उसमें शब्द तो नहीं है, पर पूरी कहानी जो है अपने आप आपने कह दिया। अब हम जैसे हम माखन चोरी करते हैं, हम माखन चोरी यशोदा और कृष्णा, बस इतना बोलने के बाद आपको समझ में आ जाएगा हम क्या कौन सा भाव कर रहे हैं। तो वो दिखने लगता है कि हमने कब यशोदा किया, कल हम जब हमने कहा कि चुपके से कृष्ण आए, और हमने कृष्ण की बालपन की बात की है, हमारी उम्र नहीं। और जैसे हम दिखाते हैं कि कृष्णा या हम चुपके से गए, रोका, माँ आई, आपने जेंडर को पार किया। बिरजू महाराज से आप माँ बने। आपने उम्र को पार किया। जी जी जी, इस उम्र से आप छोटे नन्हे नटखट कृष्ण बने एकदम। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। दिमाग में एक कुछ चलता है, मोटिवेशन कैसे कैसे आप कंट्रोल में रह सकते हैं? नहीं, पूरी छवि जो है ना, पूरी छवि को हम उस चित्र को मन में बसा के फिर मन के उससे फिर यहाँ से उसको सबको भेज देते हैं कि अब तुम आ गए हो, अब तुम मेरी आंखों से सामने आओ, मेरे हाथों में बसो, मेरी उंगलियों में आओ और वहाँ से उड़ो और वहाँ से चलो। ऐसा क्या महाराज जी, व्हाट इज द सेंटर ऑफ अभिनय? कहाँ से उभर के आता है अभिनय? देखिए, आंखें जो है वो तो उसका दर्पण है, दिखाई पड़ने वाला। जैसे ही हम आंख बंद करते हैं, वो छवि आंख बंद करके ही छवि आती है। मतलब जो जैसे ही सोचते ना, वो आंखें, दिमाग भेज देता दिल को, वो कहता हाँ ठीक है अब तुम आओ। और वो ये दिल भेज देता आँखों को, और हर हिस्से के हर अंग को वो भेज देता है कि अब तुम हिलो, चलो, चुप हो जाओ, देखो, सोचो। और सारा वक्त फ्रेम रहता है सौंदर्य का। हाँ, वो तो रहेगा। कि जिस फ्रेम ठीक नहीं रहेगा तो सारी पिक्चर बिखर जाएगी। तो गत निकास जो होता है कथक का, पलटा, टर्निंग, चाल एंड थिंग्स लाइक दैट, उसका क्या महत्व रहता है? ऐसा है कि वो एक भंगिमा कहना चाहिए। और वाजिद अली शाह ने 150 गतें लिखी हैं। एक किसी भी पर्टिकुलर एक खास पोजीशन जो बड़ी खूबसूरत ढंग से कहते हैं, वो ऐसे करके खड़ा है या वो ऐसे करके खड़ा है, वो एक ऐसी अदा जो देखने में उसकी कहानी नहीं है, क्या अच्छी अदा है, बस उसी स्टाइल में वहीं तक ख़त्म, क्या अच्छी अदा है। मतलब वो कैसे खड़े हो गए और कुछ भी करके यूँ करके खड़े हो गए, उसमें कुछ कहानी नहीं कि वो यहाँ क्यों हाथ रखा, वहाँ क्यों हाथ रखा,
एक अदा है छोटी। और वो सारा ठाठ का जो कंट्रोल है वो यहाँ पे काम आ जाता है। महाराज जी, अनफॉर्चुनेटली वो जो 150 गतें आपने अभी जिक्र किया है उनमें से हमें बहुत कम स्टेज पे दिखती हैं। कथक की बहुत एस्पेक्ट्स लुप्त हो रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, वो कॉस्ट्यूम्स भी जो नवाब साहब के ज़माने में थे ना, वो जिसको कहते हैं वो गरारा, शरारा, अगरखा, तो कई चीज़ें गते ऐसी थी वो सिर्फ अपने गरारे को पकड़ सकते थे, उसके साथ चाल चल लेते थे। अब वो चूड़ीदार पैजामा पहने हुए तो उसमें वो बात बनती नहीं है जी। तो उस वक़्त मतलब, और हमारे पिताजी तो आंचल ऐसे ओढ़ते थे क्रॉस, और पिन नहीं लगाते थे, एक भी सेफ्टी पिन नहीं, और फिर पूरा डांस करते थे। अब फिर वो ज़रा सा नीचे की तरफ आया तो फिर उसकी अदा, उसको ओढ़ने के लिए भी एक अदा बनती थी आंचल को। और आंचल की गत उनकी, वो आंचल लेके पलटा करते थे, जो पलटा यहाँ होता है, आंचल लेके पलटा करते थे और उसी आंचल को लेके हाथ में खड़े हो जाते थे। वो इतनी खूबसूरत गत थी आंचल की गत। और शंभू महाराज जी का भाव बहुत फेमस था। बहुत अच्छा। लच्छू महाराज जी का भी भाव अच्छा था। वो क्रिएटिव थे, मतलब भाव के कहाँ कहाँ उड़ान भर सकते, बहुत ज़्यादा। और ये प्रैक्टिकली चाचा जी हमारे जो थे, इनके बॉडी और ख़ास करके गर्दन से लेके और चेहरे तक कमाल था, उनके ऊपर सचता था। और लच्छू महाराज हमारे सोचते बहुत अच्छा, मतलब कितना अच्छा उनका सोच थी, बाप रे। अब कहने लगे बेटा ज़रा सा कांटा पाँव में चुभे तो कहते हैं पाँव को चुभाए ना, हमको तो नहीं चुभाया, पर वो पाँव के कांटे के चुभने में यहाँ तक वक्ष, नोज, इस सब पे दर्द हुआ। भाई पाँव को तो वहाँ लगाया, पर कहते हैं भाव अगर शुरू हो तो पाँव के अंगूठे से लेकर सर के बाल तक माथे तक दर्द होना चाहिए, जो मॉडर्न डांस ड्रामा हमने देखे हैं और मल्टीपल बॉडीज का यूज, जो कोरियोग्राफी आपने की है, उसमें आपका कैसे सोच शुरू होता है? और आप उसको इंटरेस्टिंग फाइंड करते हैं कि आप सोलो डांस को ही पसंद करते हैं ज़्यादा? नहीं, मैं सोलो भी पसंद करता हूँ, क्योंकि सोलो आप मजबूत जब हो चुके हैं तो आपने कई चीज़ों की मजबूती में आपने एक बहुत बड़ी चीज़ हासिल की है। उसके बाद अपने आप को ही 15-20 लोगों में बांटना, अपने आप को ही दूसरे के अंदर। और गोपी के साथ कृष्ण थे शुरू में, तो गोपी के साथ कृष्ण थे, गोपियाँ थीं बहुत सी, कृष्ण तो एक थे। लिहाजा मैं तो सोचता हूँ कि मेरे कृष्ण और राधा और गोपियों के बगैर कुछ है ही नहीं, कोई भी बैले, कोई भी नृत्य नाटिका। मतलब मज़ेदार बात यह है कि जब मैं सोचता था, जब बचपना था मेरा, तो मैं फिल्म में ग्रुप देखता था, तो मैं कहूँ हमारे यहाँ अकेले ही नाचते हैं, दूसरे क्यों नहीं नाचते हैं? तो मैं ऐसा करूँगा, मैं और लोगों को भी नचाऊँगा साथ। तो जब स्टेज का मौका मिला बड़ा, पहले तो एक घेरा खींच देते थे और इसके अंदर ही नाचो, सारा नाच, क्योंकि दरी के ऊपर नाचना और लोग वहीं बैठे, तो तुम अगर बढ़ गए तो किसी को गिर पड़ोगे, तो इसलिए तुम घेरे के अंदर ही नाचो। अब क्या हुआ, वो घेरा इतना स्टेज बढ़ गया, एकदम बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, स्टेज भी बढ़ा और डांसर्स भी बढ़े, इतने सारे बॉडी सडनली मिल गए एक साथ एक जगह पे। बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा लगा। और साधारण आदमी को समझाने के लिए पात्र वैसा पूरा ड्रेसअप है और सब कुछ पहने, भाई कृष्ण की, पूरे कृष्ण का मुकुट है, बांसुरी हाथ में है, सब पीताम्बर पहने, तो सबको, वो जो नॉर्मल लोग हैं उनका हाँ भाई कृष्ण जी हैं, पहचान होगी। पर आपने बहुत एब्स्ट्रैक्ट थीम्स पे भी काम किया महाराज जी, तालांगिका या ताल के साथ आपने, वो बत्ती जलती थी, सिर्फ पैर दिखते थे, फिर कहीं और पे सिर्फ कलाई दिखती थी। आपने एकदम सबको फोकस कराया कि देखिए कथक के हर पार्ट डांस करता है। जी, उस एक प्रोग्राम के बाद आप एक एडवोकेट भी हैं, सो आपने कथक की बहुत एडवोकेसी की है। मैं तो मुझे याद है वो फाइल कथा कंपोज की थी, फाइल कथा, सोचिए नाम, फाइल जैसे फाइल, क्योंकि मेरी फाइल फंसी हुई थी ज़मीन के लिए, मुझे बड़ा गुस्सा था, ज़रा 14 साल 12 साल हो गए, फाइल फंस गई। अब मैं सोचा बेचारी मेरी फाइल जी, तो साहब उसको हमने जाहिर किया, और वो मैंने ये जाहिर किया कि वो
दफ्तर में हर पिंक रंग की, हरे रंग की जो फाइल जाती थी, चपरासी लेके जाता तो उसके साथ वो लड़की आती थी उसी रंग का कॉस्ट्यूम पहन के। ओके। वो फाइल है और वो रख देता था तो वो बेचारी ऐसे देख रही, फिर अपना कुछ कह रही, लेकिन उनको थोड़ी सुनाई पड़ेगा, वो तो बेजुबान है, फाइल तो दस्तखत कर दो। कमाल है महाराज जी, बाकी लोग अपना सिर पीटते हैं ऐसे मोमेंट पे और आपने उठा के एक क्रिएटिविटी बना दी। कहाँ कहाँ से आइडियाज आते हैं आपको? जी, तो जैसे नारा लगता है वो नहीं चलेगी, तो उसका शब्द मैंने बनाया, धान दगड़ा दे देता दे देता दे देता, धान दगड़ा दे देता दे देता दे देता, पूरा जुलूस निकाल दिया। हमारे ऑफिसर मेरे बेटे बने थे, घुंघरू से चक 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 ऐसा कर रहे हैं, घुंघरू तक 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 तक, और एक लाइट दिया था, उसमें टाइपराइटर तो नहीं था मगर खटक थी, फिर घुंघरू से किया खर्र टाइपराइटर में, टिक 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 टिक। महाराज जी, आपने इतने ट्रेडिशनल मीडियम के साथ इतनी क्रिएटिविटी दिखाई है और आपने मॉडर्न मीडियम फिल्म्स का, उसमें आपने ट्रेडिशनैलिटी दिखाई है। आपने कितने कॉम्पोजिशंस करे हैं फिल्म्स के लिए जो एकदम क्लासिकल है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है? ना ना ना, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मैंने एक शुरू में किया था शतरंज के खिलाड़ी, सत्यजीत रे दादा की थी फिल्म, उसमें हमारी शाश्वती उसमें सोलो किए थे अमजद खान के सामने। उसमें भी मेरी ठुमरी गाई हुई थी, कान्हा में तो से हारी छोड़ो सारी, बाबा की लिखी हुई ठुमरी, कान्हा में तो से हारी छोड़ो सारी। फिर उसके बाद यश चोपड़ा जी की हमारे पास फ़ोन आया था कि दिल तो पागल है में माधुरी का एक छोटा सा पीस है। मैंने कहा गाना क्या है? मैंने सबसे पहले मैं सतर्क होता हूँ गाने के बोल, क्योंकि उल्टा सीधा गाना होगा तो नहीं करूँगा। तो कह लेकिन नहीं, शाहरुख की सिर्फ ड्रम है और उस पर माधुरी अकेले नाच रही है थोड़ी देर किया। तो मैंने कंपोज़ किया और हमने उसको बहुत खूबसूरत, माधुरी ने कमाल किया उसके ऊपर। वो पीकॉक भी था, ये भी पोज था, ये भी पोज था, और क्रैक क्रैक मतलब स्पीड में थी। फिर उसके बाद गदर आई। गदर में हमने फिर इनका आन मिलो सजना अजय चक्रवर्ती और परवीन सुल्ताना का गाया हुआ ठुमरी नुमा। तो उसमें दावत में था, लेकिन उसमें डांस थोड़ा दिखा, लेकिन थोड़ा कम दिखा। फिर हमारा देवदास आ गया। फिर माधुरी ने कितनी मेहनत की और बार बार खुद ही कहते तुम्हारा आपकी तरह नहीं हो रहा, मैं फिर से करूं। मैंने फिर से करो। 12 रातें साहब एक गाना हुआ है, 12 रात पूरी। उसका अलग ही एक अंदाज है, अलग ही तरीका है, अप्रोच अलग है। आपको सोच भी थोड़ी अलग करनी होगी, कैमरा कहाँ से आएगा, लाइट कहाँ से आएगी, एंट्री। उन्होंने एक खूबसूरत ढंग का एक झटका दिया यहाँ, काहे छेड़ छेड़ मोह, इतना छोटा सा कि काहे छेड़ छेड़ मोह, इतना खूबसूरत किया। मैं नहीं तो कोई ऐसे फिल्म का होता तो छेड़ करता जी। और उन्होंने संभाला और काहे फ्लावर बताया कि काहे भौरा छेड़ रहा है, छेड़ छेड़ मोह, भौरे को। वो सब आइडियाज तो आपने दिए थे। फिर बड़े अच्छे ढंग से जो बोल थे उन्होंने नाचा। महाराज जी, you are truly the युग पुरुष of Kathak. You have fervently protected its tradition. You have enthusiastically embraced its future, and you have found a place in every art lover's heart. अब मैं ना जो कथक की फरमाइश की परंपरा है उसका इस्तेमाल करते हुए आपको एक फरमाइश करने वाली हूँ। जी बताएं। महाराज जी प्लीज थोड़ी सी एक ठुमरी पे भाव दिखा दीजिए। बाबा की ठुमरी है। जाने दे मई का सुनो सजनुआ, जाने दे मई का। वो कह रही है सुनो सजनुआ, जाने दे मई का, सुनो सजनुआ, जाने दे मई का सजनुआ, जाने दे मई का, सुनो सजनुआ, जाने दे मई का, सुनो सजनुआ। छेड़ी करत नहीं माने, ए छेड़ी करत नहीं माने, छेड़ी
करत नहीं, माने ए छेड़ करत नहीं, माने छेड़ करत नहीं, माने छेड़ करत नहीं, माने एर छेड़ करत नहीं, माने बारह जोरी कर गहलीनी, बिंदा करूं का मैं नित नित करत है रार, नहीं नहीं मानूंगी तोरी अब मैं, जाने दे मैं का, जाने दे मैं का, जाने दे मैं का।